मतलब ये भाई साहब तो अपने आप को ट्रंप और पुतिन के बाद में खुद को मानते हैं कि मैं ही हूं वर्ल्ड लीडर, और इनको लगता है कि फ्रांस फ्रांस का रोल होना चाहिए। अपने यहाँ की सरकारें कैसे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 सालों में इनके यहाँ पे 5 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। मतलब फ्रांस में कोई स्थिर प्रधानमंत्री आ ही नहीं पा रहा है। अब जो ताजा ताजा प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए, वो एक सोशल मीडिया कैंपेन के चलते दे दिए। सोशल मीडिया पर आह्वान हुआ, ब्लॉक एवरीथिंग, यानी सब कुछ रोक दो। सब कुछ रोक दो के नाम पर, जैसे सिविल डिसोबीडियंट अपने समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ करता था देश की आजादी के समय पर, वैसे ही ब्लॉक एवरीथिंग नाम से इनके यहां पर एक आंदोलन होता है, सब कुछ शट डाउन करने का। लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आते हैं, रोकने के लिए 80,000 से अधिक पुलिस वाले आते हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होता है और आगजनी और हिंसा देखने को मिलती है। 300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि फ्रांस में सब कुछ सामान्य तो नहीं दिख रहा। सड़कों पर लंबा जाम है, कहीं ना कहीं पुलिस को या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हुई भीड़ है। लोग अपनी तरफ से सरकार पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन ये किस बात का गुस्सा है, आज के सेशन में जरूर इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरें ये अपने आप में बयान कर रही हैं कि जैसा आपने परसों नेपाल में देखा, आज आप ये फ्रांस में देख रहे हैं। जनता अचानक इस तरह से क्यों सरकार के खिलाफ हो गई, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता का आमना सामना हो रहा है। बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। सब उसका नाम ही रखा गया था ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ रोक दो, और उस रोकते ही प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम इस ब्लॉक एवरीथिंग से जुड़ी हर एक बात का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली फ्रांस के इन रॉयट्स के पीछे कौन है, क्यों इस तरह से फ्रांस में 30 से अधिक जगह पर प्रदर्शन हुए, इस बारे में अब चर्चा करेंगे। असल मायने में हो क्या रहा है फ्रांस के केस में, अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में पहले थोड़ा सा मैं वहां की राजनीतिक व्यवस्था समझा देता हूं, ताकि आप इस बात को समझने में दिक्कत नहीं करेंगे। देखिए, फ्रांस में इमानुएल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, ये आप और हम जानते हैं, बहुत बार हमने चर्चाएं की हैं। मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से नहीं, डायरेक्ट तरीके से होता है। जैसे भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हमने चुना विधायक को, हमने चुना सांसद को, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। तो हम डायरेक्ट वोट नहीं देते। फ्रांस में राष्ट्रपति को वोट डायरेक्ट दिया जाता है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव तो एक अलग प्रोसेस है। राष्ट्रपति बना और बन करके बैठ गया। तो मैक्रोन तो राष्ट्रपति बन गए 22 में। उसके बाद वहां की जो संसद है, उस संसद के अंदर 2 सदन होता है। जैसे अपने यहाँ होता है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे उनके यहाँ भी नेशनल असेंबली और सीनेट होती है, और उसके इलेक्शन फिर से होते हैं। उनकी जो नेशनल असेंबली है ना, जिसके अंदर बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, वहां पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब आप कहेंगे तो मैक्रोन तो राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो भी तो किसी पार्टी से होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रपति तो बना दिया जनता ने उनको कि आपको पूरे देश में से बहुमत मिला करके आप राष्ट्रपति बन जाओ। उन्हीं की पार्टी को संसद के अंदर बहुमत नहीं दिया। संसद में बहुमत नहीं दिया तो जैसे तैसे गठबंधन की सरकारें बनती हैं। अब आप पूछेंगे, जब राष्ट्रपति अलग से निर्वाचित हो ही गया तो क्या राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती? क्या होती है। वहां के राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है और संसद के पास भी पावर होती है। पावर बटी हुई है कि इन इन चीजों पर राष्ट्रपति राज करेगा, इन इन चीजों पर संसद फैसले लेगी। अगर विधायिका से जुड़े मामले हैं तो संसद का रोल होगा। कानून अगर बनाने होंगे, बजट अगर बनाने होंगे तो संसद का रोल होगा। राष्ट्रपति उस पर फाइनल सिग्नेटरी होगा। राष्ट्रपति भारत की तरह फ्रांस का दिखाने का नहीं होता, रियल का होता है। मतलब जैसे हमारे देश के अंदर तो कहा जाता है ना, सेरेमोनियल हेड है, उसको संसद ने जो कहा वो करना होता है। लेकिन वहां के राष्ट्रपति के पास पावर भी होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास पावर अमेरिका की तरह एब्सोल्यूट होती हो। अमेरिका के अंदर संसद को कुछ करना है नहीं करना है मैटर नहीं करता, राष्ट्रपति पूरा देश चला ले जाता है। फ्रांस में संसद को भी पावर है, कुछ पावर संसद के पास भी है। ऐसे में संसद का महत्व रहता है। अगर प्रधानमंत्री के पद बदल रहे हैं तो ये चिंता का विषय फ्रांस के अंदर रहता है। ठीक है साहब, तो ये संसदीय व्यवस्था आपने समझी। अब आप पूछेंगे, लेकिन जनता का प्रदर्शन राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों हो रहा है ना? ये तो बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री ने पद क्यों छोड़ा, राष्ट्रपति ने पद क्यों नहीं छोड़ा? अब इस बारे में थोड़ी चर्चा डिटेल से करते हैं। असल मायने में क्या है कि फ्रांस के अंदर 4 बड़ी रीजन बनी हुई जिनकी वजह से राष्ट्रपति, मतलब जिसकी वजह से प्रदर्शन हो रहे थे। सबसे पहला था कि इमानुएल मैक्रोन है ना, इस समय पर कुछ ऐसी नीतियां बनाकर लेकर आ रहे हैं जिससे गरीबों को नुकसान और अमीरों को फायदा हो रहा है। अक्सर कैपिटलिस्ट कंट्रीज में यह देखा जाता है। जैसे भारत के अंदर भी जब कभी भी राजनीतिक मुद्दों की बात होती है तो कहा जाता है ना कि सरकार तो अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए तो कोई ध्यान ही नहीं है, कुछ ही लोगों के पास देश का सारा पैसा जा रहा है।
तो हर सरकार को जब भी कैपिटलिस्ट किसी देश में सरकार के अंदर सहयोगी बनकर खड़े होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार लगती ही ये है कि ये तो धनाढ्य लोगों के साथ में है। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण बना, जैसे आपने इन दिनों भारत के अंदर जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को देखा होगा, जब अपने यहाँ पर अग्निपथ योजना निकल करके आई थी, अग्निवीर बनाए गए थे जिसमें, देखा था ना सरकार ने रीजन क्या दिया था कि हम भाई सैनिकों को 4-4 साल के लिए क्यों लेना चाहते हैं? ताकि हमारे ऊपर पेंशन का बर्डन ना आए, हमारे ऊपर किसी तरह का बजट का बर्डन ना आए, ऐसा कहते हुए सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना ले आई थी। सरकार ने जैसे ही बजट कटौती करी, सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो गई। फ्रांस में भी यही हुआ। फ्रांस में सरकार ने खर्चों में कटौती का अनाउंसमेंट किया और उसमें से कुछ राज्य के लिए जो कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं, पेंशन की स्कीम्स होती हैं, हेल्थ स्कीम्स होती हैं, उनके फंड में कटौती कर दी। फंड में कटौती करी तो जनता भड़क गई कि एक तो तुम लोग अमीरों के लिए काम कर रहे हो, जैसे अपने देश में नहीं होता कि हाँ भाई अमीरों के लिए तो आपने लोन माफ कर दिया और ये सब कर दिया, गरीबों के लिए तो किसान तो अभी भी कर्ज के तले दबा पड़ा है। ऐसे ही फ्रांस में भी यही चीज होने लग रही है। फ्रांस में इस बात को बोला जाता है, बजट में कटौती की जाती है तो आम जनता का नुकसान होता है। और तो और संसद में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, जिसके चलते 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल दिए गए। बस जनता इस बात से भड़कती है कि भैया देखो, तात्कालिक रीजन ये है कि आप लोगों ने हमारे बहुत सारे बजट कट कर दिए हैं। अब ये बजट कट करने की कहानी कहां से शुरू होती है? असल में हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी तरफ से बजट भाषण में कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट करी जिसके चलते फ्रांसीसियों को लगा कि ये हमारे हक का पैसा काट रहे हैं। जैसे उन्होंने नेशनल बजट से 43.8 मिलियन फ्रैंक, फ्रांस की मुद्रा, उसको कट कर दिया। उन्होंने कंट्री के डेफिसिट को कम करने का प्रयास किया। उन्होंने 2 राष्ट्रीय छुट्टियां खत्म कर दी। उन्होंने पेंशन्स जो दी जाती थी उन्हें रोक दिया और साथ ही साथ में 5 बिलियन जो फ्रैंक है, वो जो हेल्थ केयर पर खर्च होते थे, उसे कट कर दिया। इतना सारा एक साथ पैसे में जैसे ही कटौती हुई, जनता भड़क गई। फ्रांस में 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश कैंसिल होना, जैसे मान लीजिए अपने 2 कोई भी खास दिन हो जिन पे छुट्टियां होती हों, उन छुट्टियों को रद्द कर दे सरकार कि नहीं नहीं भाई काम करो, पैसा कमाने की जरूरत है। ऐसे ही यहां पर 2 दिन की छुट्टियां खत्म कर दी गई। सेवानिवृत्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जो पेंशन थी उसको बढ़ाने से रोक दिया गया। नहीं, बोले अब पेंशन ज्यादा नहीं देंगे आप लोगों को। और जो हेल्थ पर, जैसे अपने देश में कई तरह की हेल्थ योजनाएं चलती हैं, ऐसे फ्रांस में भी योजनाएं चलती हैं। उन फ्रांस के अंदर जो चलने वाली हेल्थ स्कीम्स हैं, उनमें सरकार ने बजट कटौती कर दी। सरकार की बजट कटौती के देखते ही जनता भड़क गई कि यार ये क्या चक्कर है, हम तो वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आप तो कटौतियों पर उतर आए। इसके खिलाफ लोग निकल आए। ये जो काम करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था बायरू। ये बायरू नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन 2 साल में 5 प्रधानमंत्रियों में से ये एक थे। तो बायरू ने अभी 9 सितंबर को इस्तीफा दिया है। हुआ ये कि ये अपनी संसद में ये चीखते चीखते रह गए कि देखो, फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। अगर हम लोगों ने अभी कदम नहीं उठाए तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा, फ्रांस डूब जाएगा। एक प्रधानमंत्री अपनी संसद के अंदर चिल्ला चिल्लाकर बड़े ही मोटिवेशन में एक बात कह रहा है कि फ्रांस पे संकट आ रहा है, कृपया करके आप इस बात को समझो। लेकिन ये जो फ्रांसवा बायरू नाम के प्रधानमंत्री हैं, ये संसद के अंदर अपने सदन के और विपक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों को एक मत करने में कामयाब नहीं हुए। इन्होंने योजना तो रख दी कि फ्रांस के लिए बड़े ही मुसीबत के दिन हैं, पैसा खत्म हो रहा है, संभलने की जरूरत है, लेकिन कोई सुना नहीं। जिसके चलते इनके समर्थन में 194 वोट पड़े और 364 विपक्ष में पड़े। बायरू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा का मेजर रीजन क्या था? इन्होंने सदन में बजट कटौती का प्रस्ताव रख दिया था कि भाई हम पैसा इतना इतना कट करना चाहते हैं, इस हेल्थ परियोजना पर इतना, पेंशन पर इतना, ये सब इनके खिलाफ हो गए। क्या पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे सोच सकते हो? फ्रांस के अंदर बायरू बताते रहे कि फ्रांस पर इतना कर्ज हो गया है कि ये हमें डुबो देगा। सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, विदेशी कर्जदाता हमें कर्ज देना बंद कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा कि ऐसा भी फ्रांस के साथ क्या हो गया? मतलब प्रधानमंत्री को दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है, ऐसा हो क्या रहा है? तो साथियों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलप्ड कहने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, और वो होता है वहां की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी। असल में क्या होता है कि आप समाज के किसी भी वर्ग में शामिल हो, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज ने अपने लोगों के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं। जैसे आपको फ्री हेल्थ केयर हमेशा मिलता रहेगा, आप नौकरी करें ना करें मिनिमम वेजेस आपको मिलते रहेंगे, आपको इतने दिन का पैसा मिलेगा ही मिलेगा,
आपकी सामाजिक सुरक्षा हमेशा रहेगी, रहने के लिए घर मिलेगा ही। तो सरकार से लोगों को इतना कुछ पाने की आदत हो चुकी होती है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन विदेशियों को अपने देश में टहलते हुए देखते हैं, चाहे बनारस में देखें, चाहे राजस्थान के पुष्कर में देखें, आप जहां भी भारत में विदेशी सैलानियों को देखते हैं, ये इतने सस्ते में यहाँ का समय काट जाते हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने इन्हें मिनिमम हफ्ते में जो जो पैसा दे रखा होता है, वो भी 1-2 लाख रुपए इंडियन करेंसी का मंथली होता है कि जाओ और इतने पैसे से अपना दुनिया घूमते रहो, काम नहीं भी करोगे तो पैसा मिलता रहेगा। मिनिमम वेजेस टाइप से चीजें दी जाती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। हालांकि भारत में भी मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट है, न्यूनतम दिया जाता है वेतन, लेकिन काम के साथ दिया जाता है ना, कि भाई चलो इतना काम करना ही होगा आपको मनरेगा के तहत। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है कि फ्रांस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज जिन्हें कभी बहुत पैसा कमाया, इनके यहाँ जनसंख्या बढ़ना हो गई खत्म। अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो बूढ़े लोगों की वजह से काम के अंदर तो वृद्धि नहीं हो रही, लायबिलिटी में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि वृद्ध लोगों की पेंशन तो जाएगी लेकिन काम में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। नंबर पहला। नंबर दूसरा, फ्रांस इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है कि जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं ये समय के साथ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आज इतना खर्च हो रहा है तो अगली बार बढ़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते पिछले साल 1 लाख खर्च हुआ था अब 90,000 ही खर्च करेंगे, क्योंकि वृद्ध हो रहे हैं तो खर्चा बढ़ेगा। और योजनाओं के अंदर लोगों की अपेक्षा सरकार से बढ़ती ही है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने साल भर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पैदा किए, जीडीपी नापने का तरीका जीडीपी, मतलब इस एक देश ने अपनी बाउंड्री के भीतर जितनी गुड्स और सर्विसेज पैदा की उनकी वैल्यू जीडीपी है। तो फ्रांस में क्या हो रहा है कि 114% उसकी जो जीडीपी है, कंट्री की जीडीपी है, उसका इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी डेट आ रखा है। मतलब 100 रुपए का माल पैदा करते हैं, 114 रुपए का इन्होंने कर्ज ले रखा है। अर्थात कमाते हैं 100 रुपए और खर्चा है 114 रुपए। अगर कोई देश अपने देश की कुल जीडीपी से ज्यादा कर्जे में रहता है तो नैसर्गिक रूप से वो कर्जा उसकी जनता पर ही भारी होता है। अर्थात 114% का जो इनकी जीडीपी पर कर्ज है वो 3,345 बिलियन यूरो का है। मतलब प्रत्येक फ्रांसीसी नागरिक 50,000 यूरो के कर्ज में है। अगर हम बात करें बजट डेफिसिट की तो ये 5.8% है इनकी जीडीपी का। मतलब इनको अगर 100 रुपए देश चलाने के लिए साल भर में चाहिए होते हैं तो ये 100 रुपए में 5.8% हमेशा कम पैसा ही पाते हैं, इनके पास होता ही नहीं है। बजट डेफिसिट के चलते इन्हें कर्जा लेना पड़ता है, बाहर से, दूसरे देशों से कर्जा, आईएमएफ से कर्जा, दुनिया भर की एजेंसी से, जनता से कर्जा लेकर के देश चलाना पड़ता है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर भारत के क्या हाल है, डेट टू जीडीपी कितना है हमारे देश के अंदर, पब्लिक डेट कितना है जीडीपी का? अगर हमारे देश की जीडीपी 100 रुपए है तो भारत के ऊपर 81.5 रुपए का खर्चा है। मतलब कि कर्जा जो है हम पर 100 रुपए के मुकाबले 81.5 रुपए का है, तो बचा हुआ है हमारा। जो इनके पास 114% है वो हमारे पास 81.5% है। तो एक तरीके से भारत इस तरह से इकोनॉमिक रूप से तुलना की जा सकती है, जैसे इनकी जीडीपी में, जीडीपी का जो बजट डेफिसिट है वो 5.8% है, भारत का ये 4.8 से 5% के बीच में रहता है। अर्थात हम अपनी जीडीपी के अंदर जो जीडीपी में लैग करते हैं, जिसके लिए हम लोन लेते हैं, वो इनकी तुलना में थोड़ा कम ही होता है। भारत जैसा देश जो कि अभी विकासशील देश है, जिसके लिए अपेक्षाएं अभी बहुत सारी हैं, उसको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हुए चलना है, वहीं इन लोगों के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती अपनी बजट आवश्यकता की पूर्ति करना है। तो आप यहां पर देखें कि इनके लिए ये जो डेट टू जीडीपी है ना, मतलब जीडीपी के मुकाबले इनका जो खर्चा है जो 120% तक बढ़ गया है, ये इन्हें यूरोपियन देशों में टॉप 3 में शुमार कर देता है। यूरोप के जो देश हैं उनमें ग्रीस, इटली और फ्रांस, फ्रांस तीसरे नंबर का वो देश है जो अपनी जीडीपी से ज्यादा खर्च कर रहा है। कैसे? आप देखें तो इसका आंकड़ा पहुंचता है फ्रांस का 114.1%, एक डेटा दिखाता है। यह डेटा 2025 के क्वार्टर 1 का है। इससे ज्यादा इटली का है और इससे ज्यादा ग्रीस का है। इवन ग्रीस, इटली, इन देशों को तो पिग्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये वो देश थे जिनके अंदर लगातार डेट बढ़ता जा रहा था। फ्रांस इनमें शुमार हो गया है, तीसरा देश बन गया है। अर्थात यूरोप के अंदर जो सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इस देश का इतना बुरा हाल है, ये इन लोगों को एक बहुत बड़ी चिंता बनकर दिख रहा है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो चीख चीख कर यही दुनिया को बता रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारा ये पैसा खर्च होना अगर जारी रहा तो चूंकि 100 रुपए का हमारा खर्चा है, हम 100 रुपए हमारी कमाई है, 120 हम
खर्च कर दे रहे हैं, तो जो 20 रुपए हम एक्स्ट्रा मांगते हैं उस पर हमको ब्याज चुकाना पड़ता है। हमारा ब्याज 2024 में 59 बिलियन डॉलर का हमें, सॉरी, यूरो का ब्याज हमें चुकाना पड़ रहा है, जो 2029 तक पहुंचते पहुंचते 100 बिलियन यूरो हो जाएगा। मतलब हमारे तो ब्याज का जो पैसा है, प्रिंसिपल भी नहीं, जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो भी बढ़कर 100 बिलियन यूरो हो जाएगा 2029 तक। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रधानमंत्री बार बार ये चीख चीख कर कह रहे थे। अब आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आएगा कि भाई साहब ऐसा भी क्या हो गया? फ्रांस तो एक विकसित राष्ट्र था, अचानक ये अब तक कैसे मैनेज करते आ रहे थे, अब तक दिक्कत क्यों नहीं हुई, अभी दिक्कत क्यों हुई? तो देखो, दुनिया पर राज करते थे ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने खूब पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि एक समय ऐसा था कि इनका बजट सरप्लस में रहता था। मतलब पैसा ज्यादा है, सरकार खर्च कम कर पा रही है। वो दौर था 1974 तक का। 1974 तक इनके पास बजट ज्यादा होता था, मतलब पैसा ज्यादा होता था, सरकार खर्च नहीं कर पाती थी। लेकिन 1974 की जो अमीरी थी वो धीरे धीरे इनके अंदर ये लेकर आई कि अभी इतना पैसा है, इसका करें क्या? तो बोले मस्त रहो, पार्टी करो, पैसा लो और ऐश करो। जनता 1974 के बाद लिथार्जिक हो गई। जनता लिथार्जिक हुई, खेल बिगड़ने शुरू हो गए, वृद्ध होते चले गए, लोगों ने काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे इन पर पब्लिक डेट बढ़ते बढ़ते आईएमएफ का मानना है कि 130% तक जीडीपी के पहुंच गया है, जो कि आर्थिक मंदी के समय 2008 का जो समय था उससे भी कहीं ज्यादा है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, तो भाई साहब चिंता अभी क्यों वक्त कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करी? क्या ये अभी अचानक स्थिति पनपी है क्या? बिल्कुल 2022 के बाद पनपी है। ऐसा क्यों? अच्छा क्या था, 2022 तक ना दुनिया में कर्ज बड़े सस्ते हुआ करते थे। मैं आपको इसको ऐसे आंकड़े से बताता हूं। जैसे भारत को ना बुलेट ट्रेन पर जो कर्जा मिला था, भारत को जापान से बुलेट ट्रेन का पैसा मिला था, उस पर जो ब्याज लगता था ना वो परसेंटेज ऑफ 1 के आसपास, फ्रैक्शन ऑफ 1% के आसपास होता था। 0.1%, 0.12% ऐसे परसेंटेज में हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगता था लोन का। 2022 के बाद जब कोरोना का इंपैक्ट आने लगा, अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ने लगी, फिर ट्रंप नामक वायरस आ गया, इन सब के चलते दुनिया भर के अब ब्याज महंगे हो गए। तो फ्रांस को ना ये डर नहीं था पहले, उसको ये था ठीक है सस्ते में कर्ज मिल तो जाता है, और कर्ज लेकर के देश की वृद्धि करना बेकार बात नहीं होती। ये प्राकृतिक नियम है कि अगर आप अतिरिक्त उधार लेकर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बेकार चीज नहीं है। प्राकृतिक सिद्धांत यही कहता है कि आप कर्ज का उपयोग अगर कैपिटल बिल्डिंग में कर रहे हैं तो ये बेकार चीज नहीं है। ठीक है साहब, फ्रांस इस थॉट के साथ आगे बढ़ा, लेकिन अचानक 2022 से कर्जे महंगे हो गए, लोगों ने ब्याज के पैसे ज्यादा बढ़ा दिए, तो ब्याज महंगा हुआ तो सरकार को घाटा हुआ। बस इसी के चलते खेला बिगड़ गया। फ्रांस की सरकारों को लगा कि अब हमें खर्चा कम करने की जरूरत है ताकि हम बजट और खर्च को मैच कर पाएं। लेकिन साहब जब आदत आपने डाल दी तो भाई साहब अब क्या करें? आदत डाल दी तो सरकारों ने खर्च कट करने के लिए योजनाएं बनाना शुरू किया कि एक काम करते हैं, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है इसे कम कर देते हैं, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा ही है हेल्थ केयर भी, लेकिन हाँ जो भी योजनाएं हैं जिन पर पैसा खर्च होता है उन्हें कट कर देते हैं। इन्होंने कट का अनाउंसमेंट किया, जनता सड़क पर आ गई। मैक्रोन के रहते रहते ही ये सब काम हो रहा था। फ्रांस के अंदर जैसे ही ये सब चीजें होना शुरू हुआ, सरकार ने दिमाग लगाना शुरू किया कि जीडीपी के मुकाबले जो खर्च बढ़ रहा है इसे कंट्रोल कैसे करें। जब ये हैंडल नहीं हुआ, जनता सड़कों पर आ गई कि हमारा पैसा कैसे खत्म। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है वो चला तो सकती है, उन्हें बंद नहीं कर सकती। जैसे अगर आपको सब्सिडी मिल रही है, आप सब्सिडी रोकोगे तो आप उसका विरोध करने आ जाओगे कि नहीं साहब ये तो हमारा अधिकार हो गया है। कल्याणकारी योजनाओं के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार को हमेशा लगती है। फ्रांस को ये चुनौती अब देखने को मिल चुकी है। फ्रांस में तत्कालीन रूप से बदलकर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। सेबेस्टियन लकार्नू नाम से नए प्रधानमंत्री फ्रांस में आ चुके हैं, जो कि मैक्रोन के लिए डिफेंस मिनिस्टर का काम किया करते थे। बहुत यंग व्यक्ति हैं, 39 साल की एज में डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, बढ़िया डिबेट्स जीतते हुए आए हैं, अभी फ्रांस की सुरक्षा के लिए बड़ा बजट अनाउंस करके सुर्खियों में रहे हैं। तो कुल मिलाकर के फ्रांस का खेल गणित मैंने आपको समझा दिया, बाकी संसद वंसद तो मैं बता चुका हूं। तो लेकार्नू अब आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज यहां पर देखने को मिला, ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से फ्रांस के अंदर, वो ये है कि ये पूरी घटना 10 सितंबर के लिए सोशल मीडिया पर शुरू की गई थी कि भाई 10 सितंबर के दिन हम सब लोग इकट्ठे होंगे। जनता क्यों इकट्ठा हो रही थी? क्योंकि 9 तारीख के दिन प्रधानमंत्री बोल चुका था कि हम ऐसे कटौती करने जा रहे हैं। जनता ने कहा 10 तारीख को ये लोग सड़कों पर दिखाई देंगे, सड़कों पर दिखाई देंगे। रात को प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया। 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदल गए।
सोशल मीडिया की वजह से सरकारें जो बदलती जा रही हैं, फिर चाहे आपने देखी हो बांग्लादेश में, नेपाल में और अब फ्रांस में, ये अपने आप में लोगों के दिमाग में एक अलग प्रकार का सेंस स्थापित कर रही है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप में से कोई साथी राजस्थान से हैं और राजस्थान के विषयों में रुचि रखते हैं, तो राजस्थान के लिए अंकित इंस्पायर राजस्थान पर हमने एक सेशन किया हुआ है कि कैसे राजस्थान में ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ रहा है। कम से कम 7 लाख लोगों का रोजगार संकट में है। आइएगा और उसको जानकर देखिएगा अंकित इंस्पायर राजस्थान पर। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी पाठशाला चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जीएस फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप उसे अवश्य एक्सेस करें। थैंक यू सो मच।